नमस्ते दोस्तों, अनुवाद संवाद में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग लंबे समय के बाद में फिर से जुड़ रहे हैं, करीब 1 साल का अंतराल इस बीच में रहा। आज हमारे साथ में हैं प्रोफ़ेसर देवशंकर नवीन। आप इस वक़्त जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भारतीय भाषा केंद्र में अनुवाद एक विषय के रूप में पढ़ा रहे हैं और उसके अलावा आप लंबे समय तक एनबीटी के साथ में जुड़े रहे हैं, एक संपादक के रूप में इंदिरा गांधी नेहरू विश्वविद्यालय से आप जुड़े रहे हैं, कहानीकार हैं, कवि हैं, हिंदी में लिखते हैं, मैथिली में लिखते हैं। आपकी कविता, कहानी, आलोचना की पुस्तकें आ चुकी हैं और अनुवाद पे भी आपकी एक पुस्तक अनुवाद के परिदृश्य पे एक पुस्तक अब तक आ चुकी है। तो सर आपका हमारे अनुवाद संवाद में बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सर बातचीत शुरू करते हैं हम। जी। आपका लंबा अनुभव रहा है नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ में पुस्तकों के संपादन के काम से आप जुड़े रहे हैं और जी। जहाँ तक मेरी जानकारी है नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ में जो पुस्तकें आती हैं तो उनका अनेक भाषाओं में अनुवाद होता है, वो सिर्फ किसी एक भाषा में सीमित नहीं रहती है। तो मैं यहीं से जानना चाहूँगी कि ये जो प्रक्रिया होती है जिसमें कि हम इस तरह का जो प्रतिष्ठान है जो बहुत सारी भाषाओं में किताबों को लेके आता है, तो ये किस तरह की प्रक्रिया इसके लिए अपनाई जाती है? किस तरह से ये तय कैसे होता है? ये निर्धारित कैसे किया जाता है कि कौन-सी किताबें हैं जो अनेक भाषाओं में जाएँगी, कौन-सी किताबें किन भाषाओं में जाएँगी और कौन-सी दूसरी भाषाएँ हैं जिनसे हिंदी में किताबों का अनुवाद किया जाएगा? तो ये जो एक परिदृश्य है और क्या ये भी इसके साथ में कि हम जितना अनुवाद का कर्म इन प्रतिष्ठानों के माध्यम से कर पा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जिस तरह का भाषा का संसार, भारतीय भाषाओं का संसार है, उसके लिए ये कितना पर्याप्त योगदान हम जी। कर पा रहे हैं? मैं यहाँ से आपके साथ बातचीत शुरू करना चाहूँगी। देवयानी जी, आपका आभार कि आपने मित्रों से बात करने के लिए स्ट्रीम यार्ड प्लेटफॉर्म के द्वारा अवसर दिया और मैं उन सभी श्रोताओं का आभारी हूँ और उन्हें नमन करता हूँ जो इस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं और हम दोनों की बातचीत सुन रहे हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट की सेवा छोड़े तो लंबा समय हो गया, इसलिए बहुत सी बात एकदम अभिलेखित रूप में तो अब हो सकता है याद ना हो, पर 16 वर्षों तक नेशनल बुक ट्रस्ट में हिंदी संपादन के कार्य से जुड़ा रहा, तो कुछ बातें याद तो हैं वहाँ की प्रक्रिया की। असल में नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना ही हुई थी भारत देश में पठन रुचि के विकास के लिए, और इसके लिए नेशनल बुक ट्रस्ट तरह तरह की गतिविधियां आयोजित करता रहता था और अभी भी शायद करता ही है। पूरे वर्ष लगातार जो बचपन में हम लोगों ने कविता पढ़ी थी कि आंधी हो या तूफान, जाड़ा हो या गर्मी, बरसात, डाकिया जरूर आता है। तो नेशनल बुक ट्रस्ट की जो यह सेवा है लोगों तक किताबें पहुंचाने की, वो उस डाकिये की तरह किसी भी तरह की व्यवस्था हो, किसी भी तरह से आंधी तूफान गर्मी जो भी हो आ जाए, पर वो ये प्रक्रिया चलती रहती है। इस क्रम में नेशनल बुक ट्रस्ट पुस्तक प्रदर्शनी करता है, ये क्षेत्रीय पुस्तक मेला करता है, राष्ट्रीय पुस्तक मेला करता है, विश्व पुस्तक मेला करता है। लेकिन प्रकाशन की दुनिया में वहाँ पर जब मैंने ज्वाइन किया था उस समय वहाँ 14 भाषाएं जो बहुत पहले से भारतीय भाषाओं में स्वीकृत थी, उन सभी भाषाओं में अलग अलग से एक एक असिस्टेंट एडिटर हुआ करते थे। अलबत्ता हिंदी और अंग्रेजी में संख्या में संपादकीय अधिकारी कुछ ज़्यादा थे, और उस सभी ये असिस्टेंट एडिटर के ऊपर 4 सीरीज श्रृंखला संपादक होते थे, और वे श्रृंखला संपादक और नेशनल बुक ट्रस्ट की अपनी जो पूरी प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया के दौरान सभी भाषाओं की अपनी सलाहकार समिति होती थी, जिसमें ये उस संबद्ध भाषा के
विशिष्ट विद्वान, विशिष्ट लेखक और संपादक, इन सब लोगों की एक 15 से 11, 14, 15, 20 जिस किसी भी संख्या में हो, ये सलाहकार समिति एक हुआ करती थी। और वह समिति अपनी तरफ से कभी-कभी कुछ बड़े-बड़े लोगों के बाहर से जो सलाह आती थी, उससे भी कभी-कभी संपादकीय विभाग के द्वारा भी, कभी-कभी नेशनल बुक ट्रस्ट के अधिकारी वर्ग द्वारा भी जो प्रस्ताव सब आते थे, ये सारे प्रस्ताव उस सलाहकार समिति में इसकी पुष्टि होती थी कि ये पुस्तकें जो नेशनल बुक ट्रस्ट विभिन्न श्रृंखला में अपनी किताबें छापते हैं, नेहरू बाल पुस्तकालय है, उसमें बच्चों की किताबें ली जाती हैं विभिन्न आयु वर्ग के। उसी तरह से राष्ट्रीय जीवन चरित माला है, उसमें जो राष्ट्रीय ख्याति के जो बड़े-बड़े विद्वान हैं, उनकी ये सब होती थी। उनकी जीवनियाँ ली जाती थी। फिर भारत देश और लोग है उसमें जो इंडिया लैंड एंड पीपल, तो उसमें विभिन्न राज्यों के भू परिदृश्य को और जनजीवन को देखते हुए किताबें लिखवाई जाती थी। और उसके साथ साथ एक होता था ये आदान प्रदान पुस्तक माला। जी। तो आदान प्रदान पुस्तक माला पर बहुत ज्यादा जोर, एक तो भारतीय साहित्य निधि होती थी, जो क्लासिक लिटरेचर के श्रेणी में जो किताबें आ गई है, एकदम से निधि, भारत की निधि बन जाने वाली जो किताबें हो चुकी हैं, उन किताबों का विभिन्न भारतीय भाषाओं में उस रूप में लिया जाता था। और ये आदान प्रदान में विभिन्न भारतीय भाषाओं की जो श्रेष्ठ पुस्तकें होती थी, वे पुस्तकें सलाहकार समिति और विभिन्न तरफ से आए हुए प्रस्तावों पर भी सलाहकार समिति के द्वारा पुष्ट किए जाने पर वे किताबें स्वीकृत होती थी। जैसे सर, ये तो जो आप बता रहे हैं प्रक्रिया की बात है, लेकिन इसके साथ में जो किताब का कंटेंट है और जो भाषाओं का जिस तरह का अंतर संबंध है भारतीय सामाजिक परिदृश्य में, तो वो किस तरह की भूमिका किताबों के चयन में अदा करती है? क्या वो भी एक कंसिडरेशन रहता है जब इस तरह, और ये सिर्फ एनबीटी की बात नहीं, इसके बहाने यदि और संस्थानों के बारे में भी हम बात कर सकें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो इस तरह काम करते हैं, तो मुझे लगा कि आपका वो लंबा अनुभव है, तो प्रक्रिया एक चीज है, उसके साथ साथ जो भाषागत अंतरक्रिया है और जो पुस्तकों का कंटेंट, विषय वस्तु, वो किस तरह से आधार बनने में कुछ भूमिका अदा करती है? कंटेंट के आधार पर ही जो सलाहकार समिति के सदस्य होते थे, वे अपनी भाषा के बहुत ही चोटी के लेखक और संपादक और श्रेष्ठ विद्वान सब होते थे, अभी भी होते हैं। तो उनके द्वारा जो संस्तुत किताबें होती थी, उसके कंटेंट पर तो कोई शंका लगभग न के बराबर होती थी। अब उन किताबों को ये जो संबद्ध भाषा के संपादक होते थे, मान लीजिए कन्नड़ की कोई किताब है, तो जो कन्नड़ के संपादक होते थे, वे दूसरी भाषा के जो संपादक है उनको अप्रोच करते थे कि ये किताबें ली गई है, आप इसको देखिए। या फिर हिंदी के जो संपादक हैं, वे दूसरी भाषा को अप्रोच करते थे कि ये किताबें हमारी आदान प्रदान श्रृंखला में ली गई है, आप अपनी भाषा के लिए इसको देखिए। तो वो संबद्ध भाषा के संपादक अपनी भाषा के जो उनका लक्षित पाठक वर्ग होता था, उनकी जरूरतों के हिसाब से वे अपने क्षेत्र से भी इतना परिचित होते थे कि उन क्षेत्र की जरूरतों के हिसाब से और उस अनुदित किताब की उस क्षेत्र में उपादेयता के हिसाब से उन किताबों का अनुवाद करवाते थे। अनुवाद हो जाने के बाद, अनुवाद की भी प्रक्रिया वहाँ यह है कि सबसे पहले जो नए अनुवादक हो रहे हैं, किसी को पहली बार यदि काम दिया जा रहा है, तो उनसे 10 पेज का नमूने का अनुवाद लिया जाता था, और वह अनुवाद स्तरीय पाए जाने पर ही उनको पूरी किताब का अनुवाद का दिया जाता था उस दायित्व। और जब
उसका अनुवाद होकर प्रकाशित हो जाता था। तो एक किताब यदि मान लीजिए कन्नड़ में हिंदी की कोई एक किताब का, एक उपन्यास का या एक कहानी संग्रह का प्रकाशन हो गया, तो कन्नड़ क्षेत्र में या कि मराठी क्षेत्र में या कि मलयालम क्षेत्र में उस किताब का पाठकों ने किस तरह स्वागत किया और कितनी प्रतियां बिकी, कितनी जल्दी से बिकी और कितने लोगों ने उसकी सराहना की, वहाँ के समीक्षकों ने, वहाँ के संपादकों ने, वहाँ के विशेषज्ञों ने किस किस तरह की राय दी, इसके आधार पर संबद्ध भाषा के संपादक अपना भी संशोधन करते थे कि अब इस चरित्र की किताबें और इस जरूरत की किताबें, ऐसी जरूरतों को पूरी करने वाली और भी कौन सी किताब है, उस हिसाब से वे उसका अनुवाद करवाते थे। मैं जो हिंदी का काम देखता था तो मुझे एक अपने ही मन से, मुझे किसी ने ये बात, इसके लिए ना तो कभी एनबीटी के प्रशासन ने मुझ पर दबाव डाला और न किसी और ने कहा, मैंने अपने मन से यह एक संविधान अपने लिए बनाया कि इन दिनों अंग्रेजी के अलावा हिंदी भारतीय भाषाओं के लिए संपर्क भाषा अर्थात सेतु भाषा का काम कर रही है। क्योंकि भारत देश की एक विचित्र पद्धति है, यहाँ की जनता, विभिन्न क्षेत्र की जो जनता है, उनको हिंदी कहिए बोलने के लिए तो उनको दिक्कत होती है और उनको अंग्रेजी नहीं बोलने आती, इस बात के लिए उन्हें बहुत शर्म होती है। उन्हें, मैं बिहार का हूँ, मेरे बगल की भाषा है बांग्ला, बगल की भाषा है असमिया, उड़िया, ये भाषा मुझे नहीं आती, इस बात के लिए मुझे शर्म नहीं आती, लेकिन अंग्रेजी नहीं आती, इसके लिए शर्म आती है। तो ये दिक्कत क्या है भारतीय भाषाओं में, जो मैं अनुभव कर रहा था, 2-3 किताब के लिए अनुवादक तलाशने के लिए तो मुझे लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। आप सीधे आज यदि चाहें कि मलयालम से किसी किताब का अनुवाद आप असमिया में करवा लें, देखिए मलयालम से हिंदी में या कि बांग्ला से हिंदी में, असमिया से हिंदी में, असमिया से बांग्ला में, असमिया से उड़िया में, इस सब तरह के लिए अनुवादक आपको आसानी से मिल जाएंगे। मगर कन्नड़ से आप सीधे उड़िया में अनुवाद करवाना चाहें तो आपको अनुवादक नहीं मिलेंगे। ऐसी स्थिति के लिए मैं यह मानने लगा था कि हिंदी एक सेतु भाषा के रूप में विकसित हुई है, तो यदि इस किताब का अनुवाद यदि कन्नड़ से हो रहा है, तो कन्नड़ से हिंदी में या मराठी से हिंदी में जो अनुवाद हुआ, वो अनुवाद इतना 24 कैरेट होना चाहिए कि अनुवाद में हम लोग जब पढ़ाते हैं क्लास में देवयानी जी, तो एक शब्द हम लोग एसेंशियली अनिवार्य रूप से ये देते हैं कि इतनी छूट अनुवादकों को रहती है लॉस एंड गेन की, लोप और आगम की। अनुवादक कुछ चीजें अनुवाद करने के क्रम में कुछ गैर जरूरी चीजें जो लक्षित भाषा में जरूरी नहीं है, उन चीजों को छोड़ देते हैं और उसको अपनी भाषा में उस अनुदित कृति को विश्वसनीय बनाने के लिए कुछ चीजें जोड़ भी देते हैं। तो ये जो लोप और आगम है, ये अनुवादक के स्तर पर यदि बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर उस भाषा को जब सेतु भाषा के रूप में उपयोग करेंगे लोग कि यह पुस्तक है मराठी की और ये हिंदी से हम अनुवाद कर रहे हैं असमिया में, तो अब वो तो तीसरी पीढ़ी हो गई ना उस किताब की। तो इसलिए मैं अपना दायित्व तो यह समझता था कि न्यूनतम छेड़खानी भाषा के स्तर पर जो कर लें, पर जो उसका ये वस्तुनिष्ठता है, उसकी गुणवत्ता है, उसकी सांस्कृतिक सुरक्षा है, उन सब चीजों में कहीं पर इस तरह की छेड़खानी नहीं हो कि अगर इस किताब को कोई आगे का अनुवादक सेतु भाषा के रूप में स्वीकार करता है तो उस भाषा में सही सही चीज जाए, कोई वहाँ ये नकली सामान न जाए, ये मैं अपनाता था। मैं समझता हूँ सभी अनुवादक अपने हिसाब से थोड़ा बहुत इधर उधर करके यही बात करते होंगे। जी, कई बार सर जैसे मुझे लगता है कई बार किसी टेक्स्ट को पढ़ते हुए
कि जी, जो मूल भाषा है, प्रथम भाषा जिसमें वो लिखा गया है और उससे जी, जब आप दूसरी भाषा में उसको अनुवाद कर रहे होते हैं या कई जी, बार जब अनुवाद पढ़ रहे होते हैं, तो जी, जो ओरिजिनल टेक्स्ट की कई बार उस भाषा का अपना एक मुहावरा होता है जी, और वो मुहावरा हो सकता है कि जिस भाषा में आप अनुवाद कर रहे हैं, उस भाषा में उसी तरह से अगर आप लेना चाहें तो उसका अर्थ कम्युनिकेट नहीं होगा और वैसे में आपको जी, बदलना पड़ता है। और फिर जी, यहाँ पे जो आप तीसरी भाषा की बात कर रहे हैं, तो फिर हो सकता है कि वो जो पहली और तीसरी भाषा के बीच में उस मुहावरे की ग्राह्यता ज़्यादा हो लेकिन सेतु भाषा में ना हो। तो इस तरह के चैलेंजेस भी मुझे अभी ये जब आप बात कर रहे थे तो मुझे ख्याल आया कि इस तरह के चैलेंजेस भी आते होंगे और एक संपादक के रूप में और भी ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आते होंगे। तो आप थोड़ा अपने संपादक के उन अनुभवों के बारे में बताइए जो आपने सवाल तो बहुत जटिल कर दिया है, पर मुझे थोड़ी सुविधा है इसका जवाब देने में, क्योंकि अनुवाद जी, ही पढ़ाता हूँ। जी। तो अनुवाद पढ़ाने के क्रम में एक शब्द आता है अननुवाद्यता, जी। अनट्रांसलेटेबिलिटी। हाँ, हाँ। मेरा ख्याल है कि आप राजस्थानी भाषी हैं। जी। आप? हाँ। जी, जी, जी। अब देखिए, राजस्थानी में एक शायद ये पकवान है, लापसी। जी। अब सोचिए कि लापसी का अनुवाद भारत देश की किसी भी भाषा में हम करना चाहें तो ये नहीं हो सकता। बिल्कुल भी यही नहीं। है यही है अननुवाद्यता। ऐसी स्थिति में हम जो क्लास में रिसर्च स्कॉलर्स को या छात्र छात्राओं को जो कहते हैं कि ऐसी अननुवाद्यता, जिन शब्दों के लिए अननुवाद्यता का सही सही उदाहरण जो शब्द है, उन शब्दों को जबरदस्ती उसके एकदम हूबहू पर्याय देने वाला कोई पद, कोई मुहावरा यदि आपकी लक्षित भाषा में नहीं है, तो आप उन्हें वहाँ पर अनुवादक के रूप में अपना ज्ञान बघाड़ने के लिए जबरदस्ती न करें। ऐसे शब्दों को आप हूबहू वहाँ रखें और उसके लिए आप पाद टिप्पणी के द्वारा समझाएं कि इन शब्द को ऐसे शब्द या ऐसे पद या ऐसे मुहावरे हमने इसलिए रखे हैं कि इसका कारण ये है, जी। कि ये इस तरह का विकल्प कोई वहाँ है नहीं। यदि है तो आप अपने मन से यदि समझते हैं तो इसके आसपास का कोई और पकवान सोच लीजिए। पर चूंकि लापसी या ऐसे ही मैथिली में एक शब्द है गुना मुना, जो नई बधुएं जब गौना करा कर द्विरागमन के बाद जब आती हैं तो वहाँ पर ये मोहल्ले की महिलाओं को वो कुछ कुछ लापसी से मिलता जुलता है, पर लापसी नहीं है। जी, तो अब वो वैसा ही मैथिली साहित्य में कहीं पर गुना मुना होगा तो वो असंभव है, ये इसका अनुवाद नहीं हो सकता है। जी, एक देखिए, ये बिहार, ये राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के कुछ-कुछ क्षेत्रों में एक प्रथा है चुन्नी ओढ़ाना और चादर ओढ़ाना। जी, अब इस चुन्नी ओढ़ाना, चादर ओढ़ाना, इन तीनों भाषाओं के जिस टेक्स्ट में इस मुहावरे का उपयोग हुआ है, इसका अनुवाद यदि मैथिली में जस के तस हो जाए कि उन्होंने उसे चुन्नी ओढ़ा दिया, तो वहाँ समझ में नहीं आएगा। जी, बिल्कुल। अब इस चुन्नी ओढ़ाने का ये इतना बड़ा इसकी पृष्ठभूमि पीछे में है कि बिल्कुल। भाई जब विवाह कर ही रहे हैं आप अपने घर की नई उम्र की विधवा से, जो आपके घर अभी ताजा-ताजा 1 साल या 2 साल पहले बहू बनकर आई और आज विधवा हो गई और आप विवाह करना स्वीकार कर ही रहे। तो ये तो उस परिवार और उस समाज का बड़प्पन रहा होगा या आज भी है कि उनके साथ यह संबंध स्थापित करके उसको अपने घर का बनाए रखना चाहते हैं। मगर जब चाहते हैं तो फिर धूमधाम से क्यों नहीं? क्यों चादर ओढ़ा करके इसको बंद करना चाहते हैं? वो यहाँ पर महाभारत की जो स्थिति दुर्योधन की हुई थी कि वो हर्ष और विषाद दोनों एक साथ है। इस विवाह में भी ऐसा विवाह जो है तो विवाह ही ये, चादर ओढ़ाने और चुन्नी ओढ़ाने की प्रथा तो जी। मूलतः तो विवाह है। मगर जी, इस विवाह के पीछे एक इतनी बड़ी पृष्ठभूमि है कि एक परिवार पूरे खानदान के साथ एक दुख में है कि उसके घर का एक नौजवान कमाऊ या ना कमाऊ मगर नौजवान
और बेटा मर गया। इस दुख से अभी वो उबरा नहीं है और उसके द्वारा लाई गई बहू को फिर से इस घर में नई बहू हम बना रहे हैं। तो हर्ष और विषाद दोनों को एक साथ मिलाने के लिए यह जो एक महत्वपूर्ण मुहावरा है, इस मुहावरे का अर्थ आप इतने बड़े अर्थ को एक शब्द या एक पद में वहां दूसरी भाषा में नहीं दे सकते। इसका एक ही उपाय है कि आप इसको पाद टिप्पणी द्वारा समझाएं, और ऐसी तरकीब लोग निकाल लेते हैं, अनुवादक लोग। जी जी। जैसे मुझे जब मैंने अनुवाद करना शुरू किया था बहुत कम उम्र में, तो बहुत सामान्य सी बात है, अब तो सब लोग बहुत आसानी से इस बात को, मतलब अब तो हमें भी समझ में आ गया, लेकिन अंग्रेजी का एक पद था बर्ड आई व्यू। जी। अब विहंगम, इसको विहंगम दृश्य है। हाँ, लेकिन उस वक्त में बड़ा दुविधा हुई कि अच्छा ये बर्ड आई व्यू को अब हम हिंदी में कैसे कहें, क्या चिड़िया की आंख से कहें या चील की आंख से कहें। देखा जाए तो वो उस अर्थ को कैप्चर करता है, लेकिन नहीं भी कैप्चर करता है, क्योंकि विहंगम दृश्य की जब आप बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ऐसा कई बार देखने में आता है कि कुछ बिल्कुल ऐसे अनुवाद होते हैं जहाँ पे सीधे सीधे पता चलता है कि जो मूल भाषा है वहां से या तो उसको हूबहू उतारने की कोशिश हुई है, तो वो फिर वो पठनीयता जो है वो उसमें बड़ी बाधा बन जाती है। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं ये तो एक ठीक है, ये प्रचलित है कि इस तरह की बात को दोनों भाषा में कहने के लिए अपना एक, दोनों के पास में अपने अपने शब्द हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें हैं जिनको एक भाषा में, मूल भाषा में कहने के लिए शब्द है लेकिन दूसरी भाषा में नहीं है। तो जैसा आपने कहा, और कभी कभी ये भी दुविधा होती है कि इसके बावजूद आप उसको उसी भाषा, खासतौर से हिंदी और अंग्रेजी में ऐसा बहुत बार होता है कि आप या तो अंग्रेजी के उस शब्द को लेके आ जाए तो भी वो हिंदी के प्रवाह के साथ न्याय नहीं हो पाएगा, और हिंदी में उसका ठीक ठीक ट्रांसलेशन को कैप्चर कर सकें, ऐसा कई बार शब्द भी नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है ये एक रास्ता खोजना पड़ता है अनुवादकों को, और वो मेरे ख्याल से खोज भी लेते हैं, पर ये दुविधा जरूर चलती रहती है। थोड़ा मैं सर आपसे, जो आपका अपना अनुभव पुस्तकों का अनुवाद कर्म से जुड़ा हुआ रहा है, उसके बारे में भी जानना चाहूंगी, क्योंकि आप मैथिली और हिंदी दोनों में बराबर रूप से काम करते रहे हैं। तो किस तरह की चुनौतियां आपको लगता है, खासतौर से जब भारतीय भाषाओं में और हिंदी ही क्षेत्र की भाषाएं हैं, तो उनमें क्या आसानी और क्या मुश्किलें अनुवाद कर्म को अंजाम देते हुए आती हैं? कि जैसे अभी आपने कहा कि आपने बचपन से ही अनुवाद करना शुरू कर दिया था, ऐसा काम तो मैंने भी किया था। बचपन तो नहीं था, लगभग मेरा पहला अनुवाद छपा था 1984 या 85 के आसपास। ये जब मैं संभवतः एमए में पढ़ता था, या एमए कर रहा था। ये हंस पत्रिका में छपा था। उन दिनों में ये सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज, मतलब स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा जैसे पदबंध से मैं परिचित बिल्कुल नहीं था। ऐसा कुछ होता भी है ये जानता नहीं था। अनुवाद में कहीं कोई डिग्री भी होती है ये जानता नहीं था। सिर्फ मेरे सामने ये बात थी कि ऐसे हम करें। अब उसमें अनुवाद करने के क्रम में इतनी समझ जरूर हो गई थी कि जो शब्द बड़े आराम से मैथिली में ये बहुत प्यार से अपने परिवार की किशोर उम्र की या बच्ची, इस सब को बड़े प्यार से बुलाते हैं छौड़ी, जिसका आप लिटरल अर्थ यदि कोशीय ज्ञान के आधार पर करेंगे तो छोकरी होगा, मगर छोकरी अभद्र शब्द है, भद्र शब्द नहीं है छोकरी या छोकरा। तो और मैथिली में बहुत प्यार से, अत्यधिक प्यार आए तो छौड़ा या छौड़ी ये कहा जाता है। या इधर हरियाणा में देखिए, जो ये किसकी बेटी है तो कहता है ये उसका लौंडा है। अब ये शब्द उधर मैथिली में बहुत गंदा शब्द माना जाता है। इसको मैंने गाली की तरह इस शब्द का उपयोग होता है, पर यहाँ नहीं होता। तो ये जो क्षेत्रीय बहुलता के कारण क्या है कि भारतीय भाषाओं में चूंकि
संबंध के कारण तीन लोग होते हैं कि माने एक कर्ता है, दूसरा कर्म है जो सुन रहे हैं, और तीसरे वो हैं जिनके बारे में बात हो रही है। अब ये तीनों लोगों के का जो आपसी रिश्ता है, मैं अपने से बड़े से कुछ कह रहा हूं, अपने से छोटे के बारे में, मैं अपने से छोटे को कुछ कह रहा हूं, अपने से बड़े के बारे में। तो इस तरह से इन तीनों के संबंधों का जो एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, उसको जोड़ लेंगे तो उतनी तरह के क्रियापद मेरी मैथिली में है, राजस्थानी में भी है कि या कि भारत की जितने भी जनपदीय भाषाएं हैं, उन सभी भाषाओं में संबंध मूल्य के आधार पर उसके क्रियापद का अनुवाद जब कभी आप किसी विदेशी भाषा में, भारतीयतर भाषा में करेंगे तो उनके साथ तो समस्या नहीं होगी, लेकिन उनके पाठ का अनुवाद जब अपनी आप किसी भारतीय भाषा में करेंगे तो ये इतने सारे विधान आपको लाने पड़ेंगे। एक शब्द मिठास के लिए एक सुंदर ही लीजिए, सुंदर के लिए जितने पर्याय आपके यहाँ हैं, उसके यहाँ तो एक अंग्रेजी में केवल एक ब्यूटी शब्द है। और ये आपके यहाँ देखिए सुंदर है, सौंदर्य है, लावण्यमयी है। अब ये लावण्यमयी का अनुवाद यदि अंग्रेजी में आप करें और फिर उसका उल्टा अनुवाद हिंदी में कर लें तो ये लावण्यमयी शब्द ही गायब हो जाएगा और एक गंदा शब्द आ जाएगा। तो इसलिए भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने के क्रम में ये जो अनुवाद की प्रक्रिया है, जिसको बाहरी विद्वानों ने, हमारे भारत देश के विद्वानों ने तो कभी अनुवाद सिद्धांत गढ़ा नहीं। मैं अक्सर क्लास में ये कहता हूँ कि इसका मतलब यह नहीं है कि अनुवाद सिद्धांत की भारत में कोई परंपरा नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ के जो हमारे पूर्वज थे, उनको सिद्धांत गढ़ने की कोई उसमें दिलचस्पी नहीं थी। उनकी दिलचस्पी थी कि काम हो। मैंने अपनी माँ से पूछा कि तुमको रोटी बेलना किसने सिखाया, उसको नहीं पता। वो बोलती थी कि मैं अपनी माँ को बेलते बेलते देखती रही और सीख गई। अब इसका कुकरी की किताब पढ़कर तो वो कर नहीं सकती थी। तो हमारे यहाँ अनुवाद की भी यही प्रथा थी। आपको एक उदाहरण देता हूँ। 14वीं शताब्दी में बुक्का के राज में जो सायणाचार्य नाम के बहुत बड़े विद्वान हमारे यहाँ हुए थे, अब ये सब सारे के सारे उपनिषदों की उन्होंने उसका भाष्य कर रखा है। इतना अधिक काम एक आदमी के बस का नहीं है, लेकिन आपको दिखेगा कि सायणाचार्य ने किया है सब। तो ये था कि हमारे यहाँ के विद्वानों को कभी श्रेय लेने और इतिहास में अपना नाम खचित करवाने की कभी जल्दबाजी नहीं थी। वरना हमारे यहाँ देखिए यास्क मुनि का जो निरुक्त है, उस निरुक्त में उन्होंने साफ लिखा है कि उनसे पहले 13 और निरुक्त लिखे जा चुके हैं। अब निरुक्त है क्या? निरुक्त तो ट्रांसलेशन टूल है, अनुवाद उपकरण है। अब जब ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के आसपास, जो कि अभी सुनिश्चित तिथि नहीं है, तब यास्क कह रहे हैं कि उनसे पहले 13 निरुक्त और लिखे जा चुके हैं। तो कल्पना कर सकते हैं हम लोग कि भारत में अनुवाद की पद्धति कितनी पुरानी है। पर पश्चिम के लोग ये सब अपना, वो तो ये जो असीरिया के राजा थे, शायद सरगोन नाम था, वो जब कहीं से आसपास के छोटे छोटे कबीले को जीत करके टोले टापर पर अपना राजपाट कब्जा करके आते थे, पत्थर पर 3 भाषाओं में 2 भाषाओं में अपना लिखवा देते थे। तो और उसी को वो लोग अपने अनुवाद की प्राचीन परंपरा, अनुवाद परंपरा की प्राचीनता के रूप में दर्ज करते हैं। पर इससे ये तुलना वैसे बेमानी भी है कि पश्चिम में कब से है, हमारे यहाँ कब से है। मेरी समझ ये बनती है कि अनुवाद सब दिन से ज्ञान के विस्तार का एक साधन है, बना रहा है।
बिल्कुल, वस्तु और विचार के विनिमय के जी, लिए अनुवाद का आविष्कार हुआ और जी, धीरे धीरे लोगों की समझ में आने लगा, तो धर्म और मत के प्रचार का यह साधन बन गया। जी, और इसके बाद जब राजशाही आई तो राजाओं ने सोचा अब चंद्रगुप्त का या अशोक का के राज का विस्तार देखिए कहां से कहां तक था। तो बिल्कुल, इतने बड़े क्षेत्र में राज्य करने के लिए राजा को अनुवादकों की जरूरत निश्चय ही पड़ती होगी। बिल्कुल, उस उन जरूरतों के कारण अनुवाद राजपाट में आया। और जी, यह होते होते मुगल काल में जब हम हमारे यहाँ आए लोग, और बीच में हर्षवर्धन का समय छूट गया, जो यहाँ जो आए थे वेनसांग और कौन कौन लोग आए थे, सारे यात्री आते थे, हमारे बौद्ध साहित्य लेकर गए, उसका अनुवाद कराया। चाइना में अनुवाद की एक बहुत समृद्ध श्रृंखला और बहुत वैज्ञानिक पद्धति से उन लोगों ने अनुवाद पर काम जी, किया और अनुवाद करने की प्रथा विकसित की। मगर ये धर्म और ये सब कुछ के प्रचार प्रसार के लिए और कई देशों के सांस्कृतिक और बौद्धिक संबंध बनाने के लिए भी काम हुआ। अकबर के समय में ढेरों काम हुआ। दारा जी, शुकोह ने 52 उपनिषद का अनुवाद करवा दिया। जी, और यह होते होते जब दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जब फिर से संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ, जी, तब शुरुआती समय में 50 देशों ने दस्तखत किया, फिर और देश बढ़े और शुरू में मात्र 3 ही या 4 भाषाएं रखी गई, फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेजी और कौन एक भाषा। जी, तो उस समय अनुवाद की जरूरत इतनी महसूस की जाने लगी कि अनुवाद नहीं होगा तो हम इतने सारे देशों के बीच संपर्क कैसे, ये संवाद कैसे स्थापित करेंगे। तो जी, तब से अंतरराष्ट्रीय संबंध, मतलब कूटनीतिक संबंध, खेल संबंध, व्यापारिक संबंध, राजनीतिक संबंध, इन सारे संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए अनुवाद एक बड़ी जरूरत के रूप में आई। और स्वाधीनता प्राप्ति तक आते आते तो पूरी दुनिया के लिए अनुवाद एक एक सांस की जरूरत हो गया। जी। सर और मुझे जैसे इसलिए जी, जी इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में जैसे ये भी लगता है कि एक तो मुझे पता नहीं कि इस दिशा में हम कितना लंबा जा पाएँगे इस बातचीत में, लेकिन जो इस वक़्त ख़्याल आ रहा है आपकी बात को सुनते हुए, कि जी एक तो हमारे यहाँ ज्ञान की भाषा और लोक की भाषा, ये हमेशा अलग रही। ज्ञान जो था वो हमेशा कुछ लोगों तक सीमित रहा, तो जैसे संस्कृत थी, तो संस्कृत में जो बहुत सारा साहित्य लिखा गया, लेकिन लोक की भाषा और जो लोक का साहित्य था वो लोक में रहा, अपनी-अपनी भाषाओं में रहा। उस लोक के साहित्य को अब मुझे लगता है आधुनिक समय में हम लोक के साहित्य को भी जो हमारी मानक भाषा है उसमें लेके आ रहे हैं। तो संभवतः ये जो एक फाँक रही है कि ज्ञान पे कुछ लोगों का नियंत्रण रहेगा और जो लोक है उसको ज्ञान के दायरे में हम शामिल करेंगे या नहीं करेंगे। तो संभवतः ये हालाँकि हम इस दिशा में जाएँगे तो बहुत लंबी बातचीत हो जाएगी, पर मुझे लगता है कि जो हमारी सामाजिक संरचना रही है, उसकी भी कुछ हद तक भूमिका इस पूरी प्रक्रिया में रही होगी। ये निश्चय रही है। और यही कारण है कि देखिए पहले जब वेद वेद हमारे यहाँ जो लिखा गया उसका उसकी भाषा वैदिक संस्कृत थी। जी, और 400-500 वर्ष बाद जब हमारे यहाँ के विद्वानों ने देखा कि अब ये वैदिक रीति रिवाज जो है ये आज के पढ़े लिखे लोगों के बीच में समझ में नहीं आ रही, जी। तो फिर उसका भाष्य किया गया, हुँ। उपनिषद तैयार हुआ, उपनिषद का फिर भाष्य हुआ। और ये सारी चीजें लगातार होती रही है। जी, जी, आपको सीधे मैं इतनी दूरी तय करा के 14वीं शताब्दी में लाता हूं, जब विद्यापति ने देखा कि ये हमारे हर समय के विद्वानों ने ये काम किया है। अब बिल्कुल। विद्यापति ने देखा कि भाई ये संस्कृत भाषा में जो लिखी जा रही है चीज, हर समय में दो धाराएं चलती रही है। बौद्धिकों की अलग धारा रहती है और अलबत्ता बौद्धिक अपने को थोड़ा सा और बौद्धिक और सामान्य से अलग साबित करने के लिए कुछ भाषा को ये करते भी हैं। और व्याकरण के अनुकरण में उनकी भाषा थोड़ी ये तो जटिल तो हो ही जाती है। लोक रूढ़ भी चूंकि हो जाती है। रूढ़ हो जाती है, लोक चूंकि खुला है। जी, और जिसको कबीरदास ने कहा भाषा बहता नीर,
तो उसमें तो मनुष्य जो जिस बात को मान लेता है उसको वही चला देता है, तो वही चल जाती है बात। तो विद्यापति ने लिखा, सक्के बाणी बहुवन भावे, पाँव वरस को मम न पावे, देशिल बैना सब जन मिठा, तै तैसन जंपों अभट्टा। संस्कृत भाषा केवल बुद्धिमानों की भाषा है, वही समझ पाते हैं। जी। और प्राकृत में हमें कोई वैसा मर्म समझ में नहीं आता प्राकृत का। और देशिल बैना, वो उन्होंने कोई भाषा का नाम नहीं लिया, देशिल बैना जो देश में बोली जाती है आम नागरिकों के द्वारा, ये सबको मीठी लगती है, इसलिए मैं सब कुछ को छोड़कर अबहट्ट में रचना शुरू करता हूं। और तब उन्होंने कीर्तिलता लिखी। आगे चलकर फिर उन्होंने ये पदावली में देखिए कि कीर्तिलता से भी सीधे अलग मैथिली में लिखना शुरू कर दिया पदावली में। तो समय समय पर हमारे लोग ऐसा करते रहे हैं, भाषा में तब्दीली आती रही है। भक्ति काल तो पूरा ही इसका उदाहरण है। आप देखेंगे तो कि तमाम लोग की भाषाओं में लिखा, और रामायण के जो हर एक भाषा में पाठ हैं, तो वो कथा तो वही है, अनुवाद मत कहिए, क्योंकि उन्होंने अपने तरीके से उसको लिखा, हर एक कल्चरल उसका रेफरेंस उसके अंदर आता है। तो मुझे लगता है कि अभी लेकिन हम थोड़ा सा आपका जो अध्यापन का कर्म है उस दिशा में आते हैं, क्योंकि अनुवाद करते तो हम सब लोग अपने अपने स्तर पे, और मुझे लगता है कि जैसे आपने बात की थी कि माँ ने रोटी बनाना अपनी माँ से सीख लिया, वैसे ही हम लोगों ने पढ़ते लिखते हुए जो भी दूसरी भाषा सीखी, और जैसा अपनी भाषा की जानकारी और समझ थी, तो जो भाषा पे लगा कि जिस पे पकड़ ज्यादा मजबूत है या जिसमें लिखने में सहजता महसूस हुई, तो वो हमारी अनुवाद की भाषा बन गई, और स्रोत भाषा जो भी दूसरी भाषा रही तो उसमें हमने करना शुरू किया। ज्यादातर अनुवादकों का मुझे लगता है कि अनुवाद अध्ययन को पढ़ के कोई व्यक्ति अनुवादक बना होगा, मुझे इसकी थोड़ी उम्मीद कम है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, और जैसा आपने भी कहा कि आपने जब शुरू किया था तब इसके बारे में जानकारी नहीं थी, और मुझे लगता है अभी तक भी अनुवाद अध्ययन के तौर पे, ट्रांसलेशन स्टडीज के तौर पे एक कोर्स के रूप में बहुत प्रचलित या बहुत लोगों की जानकारी में संभवतः ये नहीं है। तो मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूंगी कि ये एक तो इस तरह के कोर्सेज क्या बहुत लंबे समय से हैं या कब से शुरू हुए हैं, और दूसरा अनुवाद अध्ययन कोई क्यों करे? क्योंकि कोई भी व्यक्ति मतलब एक, जब हम हायर स्टडीज में आते हैं, किसी भी तरह का कोर्स हम चूज करते हैं, तो उसके साथ में एक लक्ष्य जीविकोपार्जन का भी होता है। तो अनुवाद अध्ययन कोई क्यों करे, उससे आगे के लिए, भविष्य के लिए, जीवन के लिए किस तरह की संभावना खुलती है? ये आपने बहुत ही बेहतरीन और इस समय के लिए ज्वलंत प्रश्न किया है, क्योंकि इस समय मुझे अपने ही परिसर में प्रोफेसर तक पूछ देते हैं कि अच्छा आप अनुवाद पढ़ाते हैं तो किस भाषा से किस भाषा में अनुवाद करना सिखाते हैं? जी। तो मतलब कि उनकी दृष्टि में अनुवाद अध्ययन भी कोई चीज नहीं है, उनकी दृष्टि में केवल ये है अनुवाद कर्म, जबकि दोनों में थोड़ा अंतर है। तो आपने श्रृंखलाबद्ध ढंग से 4-5 प्रश्न एक ही साथ किया है, तो मैं अंतिम से शुरू करता हूँ कि अनुवाद क्यों करें और अनुवाद में हाँ अनुवाद अध्ययन क्यों पढ़ें। ये बात जो आपने शुरू की जहां से कि केवल अनुवाद करने के लिए अनुवाद अध्ययन पढ़ना जरूरी नहीं है। वो तो इतने सारे बड़े बड़े अनुवादक हुए हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, श्रीधर पाठक, बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े अनुवाद किए। किन्हीं को अनुवाद अध्ययन पढ़ने की जरूरत नहीं हुई। पर जैसा कि हम जानते हैं कि साहित्य में लक्ष्य ग्रंथ पहले लिखा जाता है और उसके आधार पर लक्षण ग्रंथ तैयार होता है। हमारे यहाँ जो अब पश्चिम के लोगों का जो शिक्षण पद्धति, ज्ञान परंपरा की शुरुआत हुई है, वो तो लिबरल आर्ट एजुकेशन से शुरू हुई है, जो सिसरो के समय में ईसा पूर्व 80 या 82-83 के आसपास से हुआ। मगर हमारे यहाँ ज्ञान की शुरुआत हुई है दर्शन से,
और दर्शन से ही, इसीलिए अब जो शिखर तक नीचे से पढ़कर ककहरा सीखने से लेकर के, और जब ऊपर जाते हैं तो पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, वहां तक जाते हैं। दर्शन, आप अपने विषय के दर्शन की स्थिति तक पहुंचते हैं। तो ये विकास होते होते ज्ञान की शाखाएं इतनी बढ़ती गई, दर्शन से कुछ और भी शाखाएं आई, और होते होते अब पहले हम लोग जब कॉलेज में आए थे तो इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र होता था। अब हम लोग राजनीतिक इतिहास में भी एमए करते हैं, और पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, ये राजनीतिक अर्थशास्त्र में या अर्थशास्त्रीय इतिहास में, इस इतनी तरह से ज्ञान की शाखाओं का, डिसिप्लिन का, नॉलेज डिसिप्लिन का इतना सारा विस्तार हुआ है। इस विस्तार का के कारण की ओर जाने के लिए थोड़ा सा हम फोकस्ड होते हैं कि इस समय जो समकालीन भारत जो हमारा है, उसमें अनुवाद विशेषज्ञों की मांग बढ़ती चली जा रही है, और यह विश्व स्तरीय सांस्कृतिक संचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला काम है, जिसका एक संकेत मैंने आपको द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई और उसके जब संवाद का उसका जब सिलसिला चला, तो उसमें अनुवाद कितना महत्वपूर्ण था। और आज भी कूटनीतिक संबंधों के लिए, व्यापारिक संबंधों के लिए, मतलब किसी तरह के प्रसार के लिए, आगे कुछ और भी विषय सब जो हैं इसके उसका मैं आपको हवाला दूंगा। तो इसमें ये जो विश्व स्तरीय अंतर सांस्कृतिक संचार में अनुवाद की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, ये इसलिए है कि यह अनुवाद कर्म राष्ट्रीयता, भाषिकता, अस्मिता और संस्कृति, इस समाज के इतने पक्षों को मजबूत करने में अनुवाद बहुत ही सक्षम भूमिका निभाता है और सक्षम है। कारण क्या है कि सामाजिक सांस्कृतिक संरचना के संवर्धन के लिए इसमें उच्चतर अध्ययन और शोध अत्यावश्यक हो गया है, क्योंकि भारत और दुनिया भर के समाजशास्त्रीय, समाज भाषा वैज्ञानिक और सांस्कृतिक समस्याओं की बेहतर समझ इसी से हो सकती है। और इस समझ के लिए, ये बेहतर समझ और इन समझ में जो समस्याएं हैं उसका निराकरण भी इस उच्चतर अध्ययन से हो सकता है, क्योंकि इसमें आप हमारे बहुत सारे पाठ जो हैं किस भाषा में विकसित हैं। अभी 5-6 साल पहले यहाँ पर मैंने मंडन मिश्र पर एक संग वर्कशॉप कराया, कार्यशाला, जिसमें उनकी लिखी किताब है ब्रह्म सिद्धि। और उस ब्रह्म सिद्धि, देखिए, किताब है दर्शन की, फिलॉसफी की, भाषा है संस्कृत। अब संकट क्या है कि जो संस्कृत जानते हैं वो दर्शन नहीं जानते, और जो दर्शन जानते हैं वो दर्शन अंग्रेजी से पढ़ लेते हैं। तो जब तक यह समन्वय नहीं हो तो संस्कृत के एक से एक धुरंधर विद्वान जेएनयू में हैं, पर एक भी व्यक्ति ब्रह्म सिद्धि पर बात करने के लिए तैयार नहीं हुए। मैं उनकी विद्वता को कलंकित नहीं कर रहा हूँ, रेखांकित नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उस समय संस्कृत ही एक भाषा होती थी, और हमारी बहुत सारी परंपराएं, बहुत सारी चिंताएं संस्कृत में आज भी बसी हुई है, जिनका अनुवाद हम नहीं कर पाए। आप इसी से देखिए कि यदि राजस्थान क्षेत्र से विजयदान देथा न हुए होते तो ये जो इतना बड़ा लोक साहित्य और लोक परंपरा का भंडार हमारे सामने है, वो हमारे पास नहीं आया होता, मैं नहीं जान पाया होता। अनुवाद न हुआ होता तो हम ना अक्का महादेवी को जानते, हम ना युआर अनंत मूर्ति को जानते, या और भी विभिन्न चीजों से, हम बेज बरुआ को नहीं जानते, हम नवकांत बरुआ को नहीं जानते, हम महाश्वेता देवी को नहीं जानते, हम सुनील गंगोपाध्याय को नहीं जानते। ये अनुवाद इतनी सारी चीजों से हमें, जो हमारी राष्ट्रीयता से जो जोड़ता है,
इसीलिए इसमें अनुवाद अध्ययन की जरूरत अब आ गई है। और उस जरूरत में अनुवाद अध्ययन में लोग पूछेगा फिर कि अनुवाद कर्म और अनुवाद अध्ययन में क्या फर्क है। सर एक सवाल अनुवाद पूछना चाहूंगी बीच में, जी है ना, जी जी कि जी अभी जैसे आपने बात की अनुवाद, आपने अनुवाद कर्म की जरूरत की बात की, है ना, जी जी और अनुवाद कर्म को करने के लिए किसी भी भाषा से किसी भी दूसरी भाषा में जाने के लिए तो बेहतर ये है कि व्यक्ति उस दूसरी भाषा को सीखे। जैसे दर्शन और संस्कृत की ही आपने बात की, और जो लोग दर्शन पढ़ते हैं, जिन्होंने भले ही पाश्चात्य दर्शन से पढ़ना शुरू किया हो, लेकिन अंततः भारतीय सामाजिक संदर्भ में रहते हुए ऐसा नहीं है कि उन्होंने भारतीय दर्शन को नहीं पढ़ा, लेकिन उनको भारतीय दर्शन को भी पढ़ने की भाषा उनकी हिंदी या अंग्रेजी रही। उन्होंने संस्कृत से नहीं पढ़ा तो जो मूल दर्शन का टेक्स्ट है संस्कृत में, हो सकता है उसको नहीं जान पाए। तो लेकिन वहां पे जो मुझे लग रहा है, जो सवाल मेरा था पहले भी, कि अनुवाद अध्ययन की क्या जरूरत है? इसके लिए तो जरूरी है कि व्यक्ति उस भाषा को सीखे, ताकि उस भाषा में से अपनी भाषा में अनुवाद कर सके, या अपनी भाषा से उस भाषा में अनुवाद कर सके। तो यहाँ पे ये जो अध्ययन है, ये किन चीजों को शामिल करता है? क्योंकि जैसे जी मैं जी देखने की मैं कोशिश मैं कर रही थी कि ये कुछ थियोरीज की तरफ जाता है, जो आ, ट्रांसलेशन की मैं मैं थियोरीज। मैं हाँ। उसी उसी दिशा में मैं आने लगा था जी कि जी अनुवाद कर्म तो ये हुआ कि एक दो भाषा का ज्ञान है तो हम इस भाषा से उस भाषा में अनुवाद कर लेंगे, जी। पर यह अनुवाद काम चलाऊ अनुवाद होगा। ओके। यह अनुवाद, जैसे एक वाक्य कहता हूं कि द बेबी सीटर वेंट अवे। अब इसका अनुवाद, एक अनुवाद तो हो सकता है जो बहुत ही अहंकारी किस्म का और क्या कहते हैं सामंती मनस्थिति के कोई अनुवादक हों तो वो अनुवाद करेंगे इसका कि आया भाग गई। और जो थोड़े से मुलायम किस्म के लोग होंगे वो कहेंगे कि आया चली गई। और जो उससे भी थोड़े से मुलायम होंगे, जो ये सोचेंगे कि वो जो भी हो 3 महीने ही रही, 2 महीने ही रही, पर 2 महीने तक मेरे परिवार का और खास करके मेरे अबोध बच्चे का लालन पालन किया, उसकी देख रेख की, हमें उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। तो वे कहेंगे, इसका अनुवाद करेंगे, धाई माँ चली गईं। ये अनुवादक का, इसको हम अनुवाद पढ़ाते हुए कहते हैं पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन। ये एक अनुवादक की जो अपनी धारणा है, वो अनुवाद करते समय ये धारणा आती है। अब इसमें बात तो बहुत लंबी चौड़ी है, क्योंकि ये सब जो पहली बार जो अनुवाद अध्ययन की जरूरत पड़ने का जो मूल कारण है, ये है कि अंग्रेजों के आगमन से पहले जो उपनिवेश काल जिसको हमारे यहाँ माना जाता है, उससे पहले तक अनुवाद एक ऐसा माध्यम था कि दुनिया की किसी एक भाषा में ज्ञान उपजा है, और यह ज्ञान हमारी भाषा के लोगों को भी होना चाहिए, क्योंकि समाज का हर व्यक्ति हर भाषा नहीं जान सकता। अनुवाद पहली बार जो शक की चीज हुई वो हो गई लॉर्ड मैकाले के द्वारा, जो संभवतः फरवरी 1835 की किसी तारीख को उन्होंने अपने संसद में जो भाषण दिया, उस भाषण में जब उन्होंने कहा कि भारत एक मैं भारत का चप्पा चप्पा घूमा, कोई भी नागरिक मुझे वहां चोर उचक्का बदमाश नहीं दिखा। वह एक अजीब कबीला है जो आधी रोटी खा लेगा लेकिन अपने क्या कहते हैं स्वाभिमान के साथ वो जिएगा। ऐसे कबीले पर यदि तुमको हुकूमत करना है तो इसके लिए उसके मनोबल को तोड़ना पड़ेगा, और मनोबल तोड़ने के लिए हमारे ही लोगों द्वारा जो अंग्रेज संपोषित अनुवाद हुए, उस अनुवाद के द्वारा वे हमें रस्टिक, वर्नाकुलर, पिछड़ा इत्यादि कहना शुरू किया। इसका बहुत ही बुरा प्रभाव हमारे स्वाधीनता सेनानियों पर पड़ना शुरू हुआ कि हमें बैकवर्ड कहा जा रहा है। इसका जवाब
उस दौर के, अभी आप कह रहे थे हमारे हर दौर के हमारे जो बुद्धिजीवी सब हुए हैं, वे विलक्षण काम, उनकी राष्ट्रीयता को मैं बड़ा सलाम। भारतेंदु ने देखा कि ये तो मनोबल टूटा जा रहा है, इसमें तो हमारी स्वाधीनता खतरे में पड़ जाएगी। ये हमारे सिपाही, यदि उस समय के तो सिपाही भी खूब पढ़ते थे, तो उन्होंने उस समय विलियम शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद किया। अब आप मर्चेंट ऑफ वेनिस का टेक्स्ट याद कीजिए, जिसका दुर्लभ बंधु के नाम से 1880 या 81 में भारतेंदु ने इसका अनुवाद किया। अब वो कहकर, वो अनुवाद केवल ये नहीं था कि एक नाटक का या एक कथा का उन्होंने अनुवाद कर दिया, असल में उस अनुवाद से वे अपने स्वाधीनता सेनानियों को बताना चाहते थे कि भाई हमारे सेनानी, कहाँ हो तुम? ये भारत में भी कर्ज देने और ब्याज खाने की प्रथा थी, है, रहेगी, पर हमारे यहाँ कर्ज देने वाले जो धन्ना सेठ हैं, वे इतने क्रूर और नृशंस कभी नहीं हुए कि समय पर कर्ज न लौटाने पर उसके कलेजे का मांस मांगे, क्योंकि हम क्रूर नहीं हैं, क्रूर वे हैं, उन्हीं के ताऊ ने ये किताब लिखी है, देख लो। और जो क्रूर होगा, जो नृशंस होगा, वही पिछड़ा होगा, वही बैकवर्ड होगा। और इसी तरह से उसी दौर में थोड़ा आगे आने के बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बेकन के निबंध और लिबर्टी, जो उन्हीं की लिखी हुई किताब थी, उन्हीं के विद्वानों की, और ये लिबर्टी के साथ साथ एजुकेशन, और उसके बाद रामचंद्र शुक्ल ने अनुवाद किया ये रिडल ऑफ यूनिवर्स का मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये सब किताब दे करके, हमारे अनुवाद करके हमारे स्वाधीनता सेनानियों का मनोबल बढ़ाया। ये पढ़ना देवयानी जी इसलिए जरूरी है कि अनुवाद ने हमारे इस दुनिया की कई उजड़ गई, विलुप्त हो गई सभ्यताओं का पुनर्निर्माण कराया है। आज आपके यहाँ बौद्ध साहित्य की बहुत सारी चीजें मूल में नहीं है उपलब्ध, वज्र सूची के बहुत सारे भाग आपके पास नहीं है उपलब्ध, और जिस वज्र सूची में ज्ञान के बहुत सारे भंडार हैं। आपको याद होगा नालंदा में जब आग लगाई गई थी आक्रांता ने, तो उसमें तो ढेर सारी हमारी चीजें लुप्त हो गई। अब सोचिए कि अनुवाद ना हो गया होता उन सारी चीजों का, तो वे फिर से हमारे पास वापस नहीं आता। तो अनुवाद अध्ययन में असल में हम अपने पिता पर गर्व करें, कैसे करें? जब तक हम अपने पिता को जाने नहीं, तो अनुवाद अध्ययन के द्वारा हम अनुवाद के इतिहास, उसकी परंपरा, उसने किस किस समय में हमारे देश को क्या क्या दिया है और उसमें किस किस तरह की सावधानी बरती जाती है, इन सभी चीजों का अनुवाद अध्ययन में उपयोग किया जाता है। और जब अनुवाद अध्ययन में आपने जिस सिद्धांत की ओर इशारा किया, उस सिद्धांत की जानकारी, अलजेब्रा में एक शब्द है a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। 101 गुणा 101 जब गांव के एक किसान को ये करना होता है, बड़े आराम से कर लेता है मुंह जुबानी, मगर आपको चूंकि a + b होल स्क्वायर मालूम है, इसलिए आप फट से उसमें लगा देते हैं 100 जोड़ 1 होल स्क्वायर, और एक सूत्र से निकाल लेते हैं। सूत्र के बिना कोई काम नहीं हो सकता, सिद्धांत के बिना कोई काम नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। लेकिन सिद्धांत एक ऐसी चीज है जिससे काम में सहूलियत होती है, और काम का जो प्रतिफल है वो कम समय में ज्यादा प्रतिफल आपको हासिल होता है। तो अनुवाद अध्ययन में जो हमारे यहाँ ये, इसमें हम फिर से हम लोग एक बार डॉक्टर नगेंद्र, जो रस सिद्धांत के बहुत बड़े मर्मज्ञ थे, अनुवाद के प्रति श्रद्धा रखने वाले, सम्मान रखने वाले हर व्यक्ति को आज डॉक्टर नगेंद्र के लिए नमन करना चाहिए कि उनके कारण भारत का अनुवाद अध्ययन
दुनिया के अनुवाद अध्ययन से कंधा मिला रहा है। जब पश्चिम में फ्रांस और जर्मनी में भाषा केंद्र अपनी अपनी भाषा के केंद्र जो स्कूल हुआ करते थे भाषा विभाग में, या कि कहीं पर तुलनात्मक अध्ययन का स्कूल या केंद्र हुआ, वहां उन लोगों ने अनुवाद अध्ययन का ये की शुरुआत की। ये छठे दशक के अंत के बाद 7वें दशक की शुरुआत में, और यह वही समय है जब 1960-62 के आसपास डॉक्टर नगेंद्र ने दिल्ली विश्वविद्यालय में अंशकालिक पाठ्यक्रम की शुरुआत की, और इस समय भारत देश में 35 विश्वविद्यालयों में ये पीजी सर्टिफिकेट, पीजी डिप्लोमा, द्विवर्षीय डिप्लोमा और इस सब तरह से लेकर के एमए और पीएचडी तक की पढ़ाई होती है 35 विश्वविद्यालयों और संस्थानों में, जिसमें से 22 जगह पर हिंदी अनुवाद की पढ़ाई होती है। और जब इग्नू में गया था मैं, तो वहाँ तो हमारी ही टीम के द्वारा उस स्कूल की शुरुआत हुई, और वहाँ हम लोगों ने एमए ट्रांसलेशन स्टडीज, एमए अनुवाद अध्ययन और पीएचडी अनुवाद अध्ययन की शुरुआत की। लेकिन जेएनयू में अनुवाद अध्ययन की शुरुआत ये 1995 के आसपास से ही यूजीसी के प्रयास से शुरू हो चुका था। एमए यहाँ नहीं था। एमए अभी हाल इस वर्ष से एमए की शुरुआत हुई है। तो इस एमए में हम छात्र छात्राओं को जो बताना चाहते हैं, उसमें वही भारतीय अनुवाद का इतिहास और परंपरा, विश्व, इसके जरिए विश्व साहित्य क्या है, जिसको गेटे ने कभी कहा कि अनुवाद आने वाला समय राष्ट्रीय साहित्य का समय नहीं रहेगा, विश्व साहित्य का समय रहेगा, और कविता के द्वारा विश्व का नागरिक एक जगह से दूसरी जगह ये पहुंचेगा। जी। थोड़ा सा इसमें एक सेकंड और, कि राष्ट्रीय साहित्य के बारे में ये बताया गया कि जिस साहित्य का अनुवाद दुनिया के अन्य भाषाओं में हो करके जाए, और वहां पर उस भाषा में वह साहित्य अपने देश की संस्कृति, अपने देश की गरिमा, अस्मिता, इन सब को वहां रख सके, और उसके कारण पहचान हो सके कि हाँ, ये भारतीय साहित्य है, ये नाइजीरियन साहित्य है, ये अफ्रीकी साहित्य है, ये अमेरिकी साहित्य है, तो तभी उसको राष्ट्रीय साहित्य का दर्जा दिया जाएगा। तो ये सब चल रही है, और इसी में हम लोग भिन्न भिन्न कोने से अनुवाद अध्ययन में ये पढ़ाई कर रहे हैं, या छात्र छात्राओं से करवा रहे हैं कि जब आप पत्रकारिता का कोई अनुवाद करेंगे तो उसमें आपको किस तरह की सावधानी बरतनी पड़ेगी। जब आप संसदीय साहित्य का अनुवाद कर रहे हैं, अब प्रेसिडेंट्स एड्रेस है, तो हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो तो अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में कई बार भाषण देते हैं। तो ये प्रेसिडेंट्स एड्रेस जो है, वो पूरे साल में जितने भाषण देते हैं, सभी भाषण को राष्ट्रपति का अभिभाषण नहीं कहेंगे। राष्ट्रपति का अभिभाषण ये पहले जब संसदीय ये लोकसभा सदस्य जब चुनकर आते हैं, और उस दिन जो राष्ट्रपति पहली बार भाषण देते हैं, उसको अभिभाषण कहते हैं। और ये दैनिक चर्चा में कहीं पर राष्ट्रपति ने भाषण दे दिया, उसको अभिभाषण नहीं कहते। ऐसे बहुत सारे पद होते हैं जिसकी समझ अनुवादक को यदि नहीं होगी तो वो नहीं कर सकता। यही कारण है कि अब एक दिन अखबार में देखा मैंने, हथिनी ने ली जल समाधि। अब वो आपको ध्यान होगा, थोड़े दिनों पहले एक हथिनी जो पानी में डूबकर जिसका देहांत हो गया। अब ये सोचिए कि समाधि शब्द जो है, इसकी पृष्ठभूमि कितनी महत्वपूर्ण है। तो शब्द की समझ नहीं होने पर
कोई पत्रकार कितनी बड़ी भूल कर बैठता है। तो ये पत्रकारिता का अनुवाद करते समय, व्यापारिक अनुवाद करते समय, कार्यालयीय अनुवाद करते समय जो जो तरह तरह की दुविधाएं होती है और किस दुविधा से किस जगह कैसे सावधान रहने की जरूरत है, इस संवेदनशीलता का ज्ञान एक अनुवादक को देने के लिए, उसे अनुवाद विशेषज्ञ के रूप में सामने रखने के लिए ये जरूरी है अनुवाद अध्ययन। और इस अनुवाद अध्ययन से रोजगार के क्षेत्र का बड़ा विस्तार हुआ है, जिस पर आगे हम बात करेंगे। जी, मुझे लगता है कि काफ़ी समय हो गया, लेकिन मुझे ये एक महत्वपूर्ण बात लग रही है जो अभी भी छूट रही है हमारी बातचीत में, कि एक तो बात है कि हम इस पूरी सैद्धांतिकी को और इसके इतिहास को, इस सब को समझते हैं, लेकिन दूसरा जो, और आपने हालाँकि कहा कि इससे क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, लेकिन हम यदि अनुवाद की रियलिटी को देखें, ख़ास तौर से जब हम अक्सर अनुवाद की बात करते हैं तो साहित्य की और अनुवाद की बात ज़्यादा होती है, लेकिन तमाम जो ज्ञान के क्षेत्र हैं, चाहे वो विज्ञान है, गणित है या और तमाम अनुशासन है, जब तक हम उसको एक भाषा के वर्चस्व से निकाल के बाहर नहीं लाएँगे और उसको तमाम भाषाओं में जो अच्छा क्वालिटी कंटेंट है उसको अवेलेबल नहीं कराएँगे, तब तक हम जो वो स्टूडेंट जो कि अंग्रेज़ी या ख़ास तौर से अंग्रेज़ी, क्योंकि अभी तक भी ज्ञान की भाषा अंग्रेज़ी ही बनी हुई है। हिंदी की भी जो कोशिशें हैं वो बहुत फौरी कोशिशें हैं, बहुत अच्छा जो उम्दा किस्म का तमाम अनुशासनों में जो लिखा गया कंटेंट है, ओरिजिनल जो विषय वस्तु है, वो हिंदी के विद्यार्थी को भी उपलब्ध नहीं है। अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की हम अगर बात करें तो वहाँ पे तो और भी उम्मीद बहुत कम है। तो जो वास्तविक जो हमारा परिदृश्य है, उसमें एक तो उस तरह की सामग्री उपलब्ध नहीं है। दूसरी, अनुवादक के लिए जिस तरह के काम की संभावना हम देखते हैं हमारे, आप क्योंकि एनबीटी जैसे इंस्टीट्यूशन से भी जुड़े हुए रहे हैं, तो ये इंस्टीट्यूशंस भी उस काम को कितना गंभीरता से लेते हैं। अपनी एक हद तक जिस तरह से आपने बात की वो गंभीरता है, लेकिन अनुवाद एक पेशे के रूप में उभर सके, अनुवाद लोगों के लिए रोजगार का ज़रिया बन सके, अनुवाद लोगों के लिए ज्ञान के क्षेत्र के विस्तार का माध्यम बन सके, इस लिहाज से जब हम देखते हैं तो अनुवाद अध्ययन एक अच्छी शुरुआत बेशक हो सकता है, लेकिन वो जो भविष्य के लिए एक विद्यार्थी के लिए, अनुवाद करने वाले व्यक्ति के लिए जो संभावना खुलनी चाहिए, जो उसको एक पेशेवर रूप से उसको अपने जीविकोपार्जन के लिए बेहतर साधन सुविधाएँ उपलब्ध कराने का माध्यम बनना चाहिए, उस लिहाज से आपको क्या लगता है कि कहाँ हम हैं और कितनी गंभीरता से हम इस दिशा में कोई कोशिश कर रहे हैं? ये देखिए, जो आपको बताया कि जितनी पद्धति मैंने आपको अनुवाद अध्ययन में बताई, ये सारी पद्धति, इन सभी पद्धतियों का हम लोग उपयोग कर रहे हैं शिक्षण में। और जो युवा शिक्षार्थी और शोधार्थी इसमें आ रहे हैं, वे यथासाध्य उनकी अपनी देखिए, उनको लगन तो हम नहीं दे सकते, हम तो केवल उनके साथ मदद कर सकते हैं। और जीवन जीने की दो कलाएं जो हमारे यहाँ विकसित हुई है नई पीढ़ी में, उनमें से एक कला है सार्थक जीवन की, और दूसरी कला है सफल जीवन की। आज के युवा पीढ़ी सफल जीवन में की ओर ज्यादा जाना चाहते हैं, सार्थक जीवन में कम जाना चाहते हैं। इसलिए उनको मैंने, आप समझ गई होंगी कि सफल जीवन का रिश्ता जो है आत्म से है, और सार्थक जीवन का रिश्ता समाज और राष्ट्र और आत्म के साथ साथ इन सब से भी है। तो सार्थक जीवन की तरफ तो लोग जाना नहीं चाहते। अब यदि जिस तरह से मैंने बताया कि हम क्या पढ़ाते हैं और किस तरह से शिक्षित करने की चेष्टा करते हैं, उसके द्वारा जो प्रशिक्षित अनुवादक होंगे और उस दृष्टि से अनुवाद करने की चेतना जो उनमें आएगी, उस चेतना के कारण जो क्षेत्र सब अभी हमारे सामने है और जिसमें अच्छे अनुवादकों की आज जरूरत है, उसमें से पहला क्षेत्र तो अध्यापन है, प्रशिक्षण है, प्रशासन है, राजनीति है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संबंध, खेल कूद, प्रकाशन,
संचार माध्यम, न्यू मीडिया जर्नलिज्म, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सिनेमा, सबटाइटलिंग, रूपांतरण, दूरदर्शन, धारावाहिक, विज्ञापन, बाजार, पर्यटन, निर्वचन, जो ये संसद में जो संसदीय कार्यवाही के लिए जो इंटरप्रेटर होते हैं, व्यापार एवं विपणन, कृषि, यात्रा, स्थापत्य, साहित्य, साहित्यिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदान प्रदान, पारंपरिक व्यवसायों का प्रोन्नयन, इन सभी क्षेत्रों में बेहतरीन अनुवादक की बहुत अधिक जरूरत है। मगर जैसा कहा आपने कि जिस तरह के अनुवादक आ रहे हैं और जो संस्थाएं इन कामों में लगी हुई हैं, अब अभी कल परसों एक मीटिंग में बुलाया गया था मैं अनुवाद देखने के लिए, वो वेटिंग के लिए, वहां लर्नेड बॉडी का अनुवाद कर भेजा था, जो कई संस्थाओं से ये स्वीकृत और प्रशंसित अनुवादक थे और रिटायर हो चुके थे। उन्होंने लर्नेड बॉडी का, लर्नेड काउंसिल का अनुवाद किया था, सीखा समिति, विद्वत परिषद, इसका जो बेहतरीन अनुवाद हो सकता है उसका उन्होंने, अब इसका सीधा परिणाम, सीधा अर्थ क्या है, वो देखते ही लग गया कि इन्होंने अंग्रेजी का टेक्स्ट उठाया और गूगल ट्रांसलेट में डाला और जो आया उसको लिख दिया। अब जो आप कह रहे हैं रोजगार का साधन, रोजगार को केवल रोजगार समझ लेना, रोजगार को नैतिकता नहीं समझ लेने की जो प्रथा हमारे ऐसे जो जिस तरह के अनुवादक का नाम कहा मैंने, ऐसे अनुवादकों की जब निष्ठा केवल रोजगार से रहे और उसमें नैतिकता रहे ही नहीं, तो तब तो अनुवाद को कोई ये रोक नहीं सकता। दूसरी बात जो आपने कहा कि अंग्रेजी का वर्चस्व टूट नहीं रहा है, इसलिए भी कि मेरे जैसा व्यक्ति, आपने भी महसूस किया होगा कि एक बार जब मैं पासपोर्ट के लिए जो फॉर्म होता है वो भरना शुरू किया, मैंने अपनी जिद में हिंदी में भरना शुरू किया, नहीं भर सका, क्योंकि हर कॉलम के लिए मुझे उसका अंग्रेजी वाला पेज उल्टा के देखना पड़ता था। तो ये ऐसे अनुवादक जब होंगे जिनके परम चरम कर्तव्य केवल कमाई ही अनुवाद हो जाए, अनुवाद एक ऐसा धर्म है जो जिस धर्म से उनको ये सोचना चाहिए, ये फॉर्म अनुवाद करने वाले व्यक्ति को, कि हम ये अनुवाद कर रहे हैं केवल पैसा पाने के लिए नहीं। जो 140 करोड़ की भारतीय जनता है, उसको एक टेक्स्ट, जो एक पाठ जो हमारी अपनी भाषा में नहीं है, उस भाषा में देने की हम चेष्टा कर रहे हैं। ये नैतिकता जब तक नहीं आएगी इस देश में, तब तक तो असंभव है। और अनुवाद की अपनी जिम्मेदारी तो होती ही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पैसे के लिए अनुवाद किया था? आपकी राष्ट्रीय चेतना ही खत्म हो जाए अनुवाद करते समय और केवल पैसे की प्राप्ति ध्यान में रहे, तो ये बात तो किसी भी नौकरी में है, तो अनुवाद में भी है। पर अच्छे अनुवादक अभी भी हैं और अच्छे काम हो रहे हैं। लेकिन ये बात मतलब मुझे लगता है कि आपकी बात से असहमति नहीं है कि बहुत खराब काम भी हो रहा है, लेकिन काम को अच्छा काम हो, उसके लिए काम का उस तरह का मूल्यांकन भी हो और उस तरह का उसका एक सपोर्ट सिस्टम भी हो, क्योंकि यदि अनुवादक को बहुत कम समय के अंदर फटाफट कुछ प्रोड्यूस करके देना है और जिसके लिए उसको बहुत कम मानदेय भी मिलने वाला है, तो उसके लिए उस काम में कितना समय और कितनी एनर्जी वो लगा सकता है। ये एक पॉइंट जो आपने कहा, ये हमारे देश में बहुत खराब व्यवस्था है। मैं कई संस्थाओं में मैंने काम किया और इस तरह के मूल्यांकन वाले कई जगहों पर मैं गया भी, और हर जगह मेरा यही कहना है, कहकर आया हूं कि कोई भी बेहतरीन अनुवादक एक दिन में 5 पेज से अधिक बेहतर अनुवाद नहीं कर सकेगा। 5 पेज बहुत ज्यादा बोल रहे हैं आप सर। मैंने ये अधिकतम कह रहा हूं
हुँ। और 5 पेज का जो अभी सरकारी भारत सरकार के द्वारा जो अनुमोदित जो उसका अनुवाद शुल्क है, उसके हिसाब से 1 पेज का अनुवाद शुल्क लगभग 70 या ब 75 रुपए के आस-पास होता है। तो आप अपने घर में एक नलका खराब हो जाए, उसका वॉशर बदलने के लिए एक प्लम्बर को बुलाते हैं, वो 800 रुपए से कम आपसे चार्ज नहीं करता। यानी 5 और पेज करके भी दिहाड़ी नहीं बनेगी सर, दिहाड़ी एक दिहाड़ी मतलब ले ये जो न्यूनतम ई मज़दूरी नहीं मिलेगी। हाँ, तो रेज़ा कुली वाला जो काम करते हैं, जी, उसकी भी दिहाड़ी यदि एक अनुवादक को नहीं मिल रही है, जी, तो फिर वो अनुवादक कितनी निष्ठा से आपका काम करेगा? जी, और जी, उसके बाद ये अनुवाद देने वाले जो आका हैं, सभी कार्यालयों के जो अधिकारी लोग हैं, वे उनसे 4 बार उनको दौड़वाएँगे कि आप आइए, टेक्स्ट ले जाइए, फिर कीजिए, आप यहाँ आइए। 4 बार गए, आए दिल्ली जैसी जगह में, तो उसी में उनकी 2 दिन की दिहाड़ी खप गई। जी, तो एक एक तरफ तो ये है कि उनको बेहतरीन अनुवाद शुल्क इसलिए नहीं दिया जा रहा है, इसलिए अनुवाद घटिया होता है। और दूसरा कि अनुवादक को भी फ्रीलांस अनुवादक को भी यह सोचना चाहिए कि भाई किसी भी संस्था से मुझे 5000 पेज की एक किताब या एक टेक्स्ट का अनुवाद करने के लिए दिया गया है। अब इस अनुवाद को पढ़ने की उनको यदि ज़िम्मेदारी तो उसी की है और ऐसे 10 अनुवादकों को उन्होंने दिया होगा, तो उनका तो जीवन इसी काम में बीत जाएगा। फ्रीलांस जी, उन्होंने दिया किस लिए है? उनसे उनके जो कार्यभार है, उससे ज़्यादा का कार्यभार ये है, इसलिए बाहर कराया है और बाहर हम ऐसा घटिया काम करके दे रहे हैं। तो नैतिकता से यदि आदमी मर जाए तो फिर तो उसको कोई नहीं सुधार सकता। और ये जो अनुवाद शुल्क तय करने वाले जो विद्वान लोग हम जैसे जाते हैं, उनको इस बात की कभी चिंता नहीं होती। उनको लगता है कि क्या हो जाएगा? अब मैं जब ये तर्क देता हूँ, इस तर्क को अरे बहुत सारे अनुवादक मिल जाते हैं, आप किस बात कहाँ की बात करते हैं? चलिए वो वहाँ एक अनुवादक अनुवादकों का संस्थान है और वो अनुवादक उपलब्ध करा देते हैं। 500 रुपए पर 1000 वर्ड तो ढेर सारे अनुवादक मिल जाते हैं। तो अब जी, मिल जाते हैं के कारण वैसे ही अनुवादक मिल जाते हैं। जी, घटिया चीज़ें तो आपको बाज़ार में मिल ही जाएँगी कम कीमत पर। जी। तो और इससे बहुत सारे जी, बहुत ये सारे और एस्पेक्ट्स भी हैं, जैसे मशीन ट्रांसलेशन जो अभी होने लगा है, गूगल की आपने बात की ही। तो ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो फटाफट तो डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें क्वालिटी डिलीवर कर सकें, ये उम्मीद करेंगे तो वो पूरी नहीं हो सकेगी। अ, और जी, ये इसलिए नहीं हो सकता है कि देखिए गूगल ट्रांसलेट कोई गलत चीज़ नहीं है। मैं सब हर किसी ट्रांसलेटर को कहता हूँ, मैं सलाह दूँगा कि भाई आप लीजिए। एक सीमा तक आपको शब्दों के पर्याय और बहुत सारी चीज़ों का विकल्प तो आपको दे ही देता है। पर उसके कंधे पर आप सो नहीं जाइए। जी, आप अपनी ज़िम्मेदारी समझिए कि आपको ये काम जिसे देना है, वह व्यक्ति आपके इस काम को देखकर आप पर निर्भर हो जाए कि हाँ, इस आदमी से आगे काम कराना बेहतर है और इन्होंने अच्छा काम किया है। जी, केवल पैसे ले लेने के लिए जो है वो तब तो ये ठीक नहीं होगा। तो जी, दोनों ही दिशा में ये ज़रूरत है सुधार की कि अनुवादक अपनी नैतिकता को समझकर इस बात को लें, यदि उनसे नहीं सँभलता है, उतने पैसे में वे नहीं कर सकते हैं तो मना कर दें। 10 जी, लोग यदि मना करेंगे, किसी कराने वाले को नहीं मिलेगा। जी, अच्छा अनुवादक क्या घटिया अनुवादक भी नहीं मिलेगा यदि उतने पैसे में, जी, तो फिर क्या होगा? हार करके उन्हें पैसे देने पड़ेंगे। जी, तो एक अनुवादक को कम से कम इन चीज़ों के लिए अपने अधिकार, अपने कर्तव्य और अपने ये दायित्व इन सब चीज़ों के लिए सावधान रहना चाहिए। और जी, अब ये संस्थाएँ या एजेंसियाँ जो अनुवाद के लिए फ्रीलांस काम देते हैं किसी को,
उन्हें भी इस इन मूल्यों पर विचार करना चाहिए कि वे अपने नातेदार, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने निकटवर्ती को कार्य देकर और एक घटिया चीज संस्था में प्रस्तुत करके पूरे समाज के सामने अपनी संस्था का चेहरा विद्रूप करने की ओर न बढ़ें। बेहतर ये अनुवाद शुल्क निर्धारित करें और बेहतर अनुवादक की तलाश करें। ये दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत है और इसके साथ-साथ अनुवाद अध्ययन की जो ये सब ज़रूरतें हैं, जगह-जगह ये मैं लिखता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ कि इन सब चीज़ों की सावधानी की ज़रूरत है। जी सर, एक आध सवाल ले लेते हैं सर, कुछ लोग टिप्पणी कर रहे हैं। तो सुयश कह रहे हैं कि हिंदी में कई बार शब्दों का लिप्यंतरण भी कर दिया जाता है जिन्हें आसानी से अनुदित किया जा सकता था। पत्रिकाओं में ऐसा कई बार संपादकीय नीति के कारण होता है। मैं 2-3 लोगों ने कमेंट किए, एक साथ पढ़ देती हूँ, फिर जी, आप जी, जी, इनमें से जी। जो रिस्पॉन्ड करना बेहतर समझें। विनीता शर्मा दुबे जी कह रही हैं कि अनुवादक अपने काम को बेहतर बनाते रहने के लिए क्या करें? कोई सुझाव? और संदीप सोनी का कहना है कि सभी अनुवादकों का एक ग्रुप भी बनाया जाए और अभी हाल ही में कंठस्थ को अनुवाद के लिए अनुशंसित किया जा रहा है, वो कैसा है? तो सर आप बताइए कि एक तो एक कंठस्थ के बारे में और अंतिम से ही शुरू करता हूँ। कंठस्थ जी, के बारे में मुझको मैं अभी देख नहीं पाया हूँ। उसकी प्रक्रिया क्या है और वे किस तरह से काम करते हैं। मुझे लगता है ये कोई ऐप है या कोई ये अनुवाद उपकरण है। तो इस तरह के जो भी मशीनी प्रेरणा से किए गए अनुवाद हैं, उसमें हिंदी में अनुवाद करने वालों को या भारतीय भाषाओं में के किसी भी भाषा में अनुवाद करने वालों को ये सोचना होगा, जो पहले भी मैं कह चुका हूँ, कि आप अपनी भाषा से अंग्रेजी में यदि अनुवाद करेंगे ये मशीन समर्थित अनुवाद के द्वारा, तो वो एक सीमा तक आपको 90-95% की सही सीमा, यद्यपि वो भी 100% रिजल्ट नहीं देता, आपको एक बार देखना ज़रूर चाहिए। मगर अंग्रेजी से जब आप अपनी भाषा में अनुवाद करवाएँगे, तो आपकी भाषा में, जैसा कहा मैंने कि संबंध के कारण, इतिहास और परंपरा के कारण और भौगोलिक वातावरण के कारण इतने सारे क्रियापदों की जटिलता है, शब्दों और संदर्भों की ज़रूरत है कि उसका सारा स्वरूप आपकी भाषा में वो नहीं दे सकता। ये देने के लिए आपको अपनी भाषा की संस्कृति और संस्कार को जानने की ज़रूरत तो है। ये जानने के लिए जो दूसरा सवाल आपने किया कि अनुवादक को क्या करना चाहिए, मैं क्षमा कीजिएगा कि कंठस्थ के बारे में मुझे इस समय कोई बहुत इल्म नहीं है। यदि वो कोई ऐप है तो उसमें इन सब चीज़ों की असुविधा तो होगी। उस असुविधा को दूर करने की चिंता आप ही को करनी होगी। अब जैसे ये है, डोंट थ्रो द बेबी आउट, ये डोंट विथ बाथ टब। हुँ, अब इसका अनुवाद जब करेंगे तो आप बाथ टब के साथ आप बच्चे को बाहर मत फेंकिए, तो ये अनुवाद होगा। पर इसका अब इसके ये समानार्थी कोई मुहावरा या लोकोक्ति हिंदी में या हमारी जनपदीय भाषाओं में हो, ऐसा हमें अभी स्मरण नहीं है या नहीं आता है। तो ये ऐसे ऐसे यदि पदबंध हैं, तो इसके अनुवाद के लिए तो हम तत्काल गढ़ भी सकते हैं कि कचरे के साथ गहना मत फेंकें। अब उसमें यदि बाथटब के साथ बच्चे को न फेंकें, ये संदर्भ के साथ-साथ भी आपको अनुवाद में वहाँ पर किस तरह का समानार्थी गढ़ने की, समानार्थी पदबंध रचने की आपको आप कैसे करेंगे, ये थोड़ा अकेला चना भार नहीं फोड़ता।
अब इसका अनुवाद अंग्रेजी में करेंगे तो अंग्रेजी में मिलेगा नहीं। तो इसके लिए एक एक कर सकते हैं कि ए गार्डन कैन नॉट बी मेड विथ वन बड, ऐसा इसी तरह की कुछ चीजें रचनी पड़ेंगी। तो अब ये प्रक्रिया तो आपको कोई कंठस्थ या कोई गूगल ट्रांसलेट तो नहीं दे सकता, ये आपको स्वयं ही बनाना होगा। वह एक समर्थन की चीज है, उसका समर्थन जरूर लीजिए, पर उस पर आश्रित और एकदम आश्वस्त मत हो जाइए। जो दूसरा किसी मोहतरमा ने ये जो कहा कि मैडम ने कि ये फ्रेज में फंस जाएंगे, फ्रेज का ट्रांसलेशन मुश्किल होता है। हाँ, तो ये नहीं, और वो उन्होंने कहा ना कि कैसे विकसित करें। अब विकसित करने के लिए तो यही है कि आपका सारा ध्यान केंद्रित तो होना चाहिए लक्षित भाषा पर, क्योंकि आपकी पहली जिम्मेदारी है कि आप अनुवाद कर क्यों रहे हैं, आपके अनुवाद का उद्देश्य क्या है। किसी एक समुदाय के लिए, किसी एक कबीले के लिए, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के लोगों के लिए आप वह अनुवाद कर रहे हैं जो वह भाषा नहीं जानता जिससे आप अनुवाद कर रहे हैं। तो आपकी जो जबरदस्त जिम्मेदारी है वह लक्षित पाठक की जिम्मेदारी आप पर ज्यादा बनती है। उसके बौद्धिक स्तर, उसके भौगोलिक प्रयोजन और उस पाठ के अनुवाद के लिए जो एक खास क्या उपादेयता है, किस लिए आप दे रहे हैं। आप किसानों के लिए टेक्स्ट अनुवाद कर रहे हैं या बच्चों की कविता का अनुवाद कर रहे हैं, तो बच्चों की कविता का अनुवाद करेंगे तो उनमें उसमें जो अनुप्रास होता है, जैसे ये उसमें कई बार अटपट शब्द भी रहते हैं, घन घन घनन घुंघरू कत बाजै। अब ये सब शब्द जो है ये ऐसे ऐसे जो अनुप्रासिक शब्द होते हैं, ये बच्चे को लुभाते हैं। तो उस तरह का अनुवाद करते समय आपको पाठ की जरूरत और लक्षित पाठक वर्ग की जरूरत और लक्षित पाठ में वैसी चीजों की प्रयुक्ति की जरूरत जानने की जरूरत है। मगर ये जरूरत आपको यह छूट नहीं दे देती कि आप वो स्रोत भाषा के साथ मनमानी करें। स्रोत भाषा का प्राण और उसका संस्कार भी बचा रहना चाहिए। इसीलिए कई बार ऐसा माना जाता है कि मूल से अनुवाद करना मूल लेखन से कहीं ज्यादा जटिल काम होता है, क्योंकि मूल लेखक केवल अपने सोच को उस पाठ में उतारते हैं, जो कि एक बार तो अनुवाद वे कर चुकते हैं, वो भी अनुवाद ही है। इस भ्रम में दुनिया में कोई ना रहे कि वो जो कुछ बोल रहे हैं वो मूल बोल रहे हैं। किसी को ये भ्रम नहीं मानना चाहिए। मैंने कभी किसी भाषण में जो कह दिया था, वो शायद सुयस को बहुत अच्छा लगा था। उन्होंने कभी मुझे इस बात की बधाई भी दी थी कि 5 मिनट के लिए यदि इस दुनिया में आज हमारी दुनिया आज जहां पहुंची है, इसमें 5 मिनट के लिए अनुवाद का कार्य रोक दिया जाए तो दुनिया की सांस रुक जाएगी जी। तो ये जो इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है, कुछ भी मौलिक नहीं हो रहा है। मैं अभी जो बोल रहा हूं, बोलने से पहले मैंने सोचा है, तो अपने सोच को मैं ध्वनि में आपके सामने रख रहा हूं, तो एक बार तो अनुवाद ये हो चुका जी। अब आप जो करेंगे वो दूसरा अनुवाद होगा, क्योंकि मैं जितनी बात सोच रहा हूं, आप सोच के देखिए। आप कभी कभी कहते हैं कि मुझे मीठा मीठा दर्द, ये पेट में दाहिनी तरफ मीठा मीठा दर्द हो रहा है। क्या आप व्यक्त कर पाए हैं अपने दर्द को? ये मीठा मीठा दर्द क्या होता है? तो आप अपने दर्द को व्यक्त नहीं कर पाए, और पेट में दाहिनी तरफ वो जगह भी आप व्यक्त नहीं कर पाए। इसलिए आप जितना सोचते हैं, मौलिक बोलते समय भी आप उतना व्यक्त नहीं कर पाते हैं, वहां भी कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ अगले अनुवादक से भी छूट जाएगा। मगर अपने तय ये कोशिश रहनी चाहिए कि ये मूल टेक्स्ट अपनी मूल भाषा में
अपने मूल भावकों के बीच जैसा प्रभाव छोड़ रहा था उसके 100% न सही 98 तक भी हम आ पाए या नहीं। यदि आ पाए तो वह बेहतरीन अनुवाद माना जाएगा। और एक बात सुयश सर आपकी बात के साथ मैं ये भी जोड़ना चाहती हूँ कि अक्सर जी अनुवाद काम भी हम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उसके इतर बहुत पढ़ने का अभ्यास नहीं होता। और भाषा का काम यदि हमें करना है, भाषा के कारोबार में अगर उतरना है, तो कम से कम स्रोत भाषा में जिसमें हम कर रहे हैं, क्योंकि ये एक मुझे लगता है कि ज़रूरी बात है जिसको और बहुत दोहराई बात जाती है, बहुत बार, हज़ारों बार दोहराई चाहिए, लेकिन जितना हमें भाषा का अभ्यास होगा, जितनी तरह की भाषा के साथ हमारा इंटरैक्शन होगा, जितना पढ़ने का अभ्यास होगा, मुझे लगता है कि अनुवाद के लिए शब्दावली, नए-नए मेटाफर्स, नई-नई चीज़ें पाने का एक वो भी एक ज़रिया होता है जो अक्सर बाकी चीज़ों के बीच में कहीं छूट जाता है। संभवतः एकदम सही कह रहे हैं आप कि ये भारतीय लोगों का यह स्वभाव है। शायद मुझे नहीं पता कि दुनिया में और कितने देशों में लोग रूपकों का, पौराणिक रूपकों का और सांस्कृतिक रूपकों का इतना प्रयोग करते हैं। बड़े आराम से आप कोई सामने में आ गए तो आपने कहा ये देखिए ये तो रावण आ गया। अब रावण आ गया तो ये इतना आसान नहीं है रावण का ट्रांसलेशन कर लेना, क्योंकि रावण आ तो गया है। अब रावण जो आया है वो उसमें आप क्या देख रहे हैं? रावण की विद्वता या रावण का अहंकार या रावण की नृशंसता या रावण का ये बेमतलब का हठी होना या ये दूसरे की स्त्री का हरण करने वाला एक राजा या अपनी किसी संतानों की बात नहीं मानने वाला, अपनी पत्नी की बात नहीं मानने वाला राजा। क्या कह रहे हैं आप? ये पूरे टेक्स्ट से आपके सामने में व्यक्त होगा। इस बात की समझ बनाने की बड़ी जरूरत है। जब तक ये समझ नहीं बनेगी, और यह समझ पढ़ने से ही बन सकती है। तो इसीलिए ये जो चीजें जिस तरह का के रूपकों का हम उपयोग करते हैं, और ये कई कारणों से हमारे यहाँ बनता है। मुफलिसी में आटा गीला जैसा जो ये कहावत या मुहावरा है, अब सोचिए किसी सामंत ने तो नहीं गढ़ा होगा। ये गढ़ा होगा निश्चित रूप से किसी गरीब परिवार के बच्चे ने, गरीब परिवार के किसी व्यक्ति ने, जिसके बाद अब वो आटा तो गीला हो गया, अब उसके पास आगे उसमें मिलाकर उसको पकाकर खाने की शक्ति नहीं। जी। तो इसने तो लोक में अक्सर हमारे देश की सभी भाषाएं जो हैं, इस भाषा की जो रचना होती है वो अक्सर ये कामकाजी लोगों के द्वारा होती है। कोई भी सामंत भाषा नहीं गढ़ता। भाषा गढ़ कर वह जो कामकाजी लोग है, जो वर्कर्स प्रजाति है, आप सोचिए ना, खुरपी, कुदाल, हेंगा, ये जो गैता, फावड़ा, इन सब में से किसी भी शब्द का आविष्कार किसी भी सामंत या जमींदार ने नहीं किया होगा। इन सभी शब्दों का आविष्कार ये कामकाजी लोग अपने अपने खेत में, अपने अपने क्षेत्र में काम करते हुए ही किया होगा। ये जो सामंत या जमींदार या जो प्रभु वर्ग के लोग हैं, उन्होंने ऐसी प्रयुक्तियों को मान्यता दी, और तब यह हमारे जीवन का अंग बन गया। और भाषा के निर्माण की यही प्रक्रिया है कि इस भाषा का निर्माण तो आपने किया, और जब आपके समाज में उसको स्वीकृति मिल गई, तब इसमें संस्कृति, ये आपकी संस्कृति को ढोने लगी। और संस्कृति को जब ढोकर जा रही है, तो अब आप पर वो शासन कर रही है कि आपने पिता के साथ इस तरह से कैसे बात कर ली, आपने अपनी बड़ी बहन के साथ अरे अबे करके कैसे बात कर ली। ये सब जो भाषा आपने रची है, वो भाषा अब आप ही पर शासन कर रही है। ये पूरी प्रक्रिया से जो भाषा गुजरती है वो आप ही के द्वारा गुजरती है,
और आप ही के द्वारा रचाव पाकर आप पर शासन करती है। यही है तो भाषा का सौंदर्य। बिल्कुल सर, मुझे सुयस ने लगता है जो कि बात जी, सुयस ने जो बात कही है कि वो जो लिप्यांतरण लोग की बात कही सुयश लिप्यंतरण, ने कि अब हाँ। उसका तो क्या करेंगे, जब पहले भी चर्चा हुई कि हम्म। जब जो जिस अनुवादक को जो काम दिया गया है हम्म। वह अपनी जो उनका जो अपना कर्तव्य है उस कर्तव्य को यदि वह नहीं समझते हैं, इस बात की छूट तो पूरी दुनिया देती है कि जहां अनट्रांसलेटेबिलिटी है वहां आप वैसे के वैसे लिप्यंतरण कर लें, मगर जब है आपके यहाँ उसके लिए चलन में, तो ऐसा काम तो सबने किया है। तुलसीदास, आप रामचरितमानस इस पार से उस पार देवयानी जी पढ़ लीजिए, सुयस जी पढ़ लीजिए, आपको लगेगा कि है तो वो अवधि में वह कृति, उसमें मैथिली के आपको इतने शब्द मिलेंगे, उसमें आपको तेलुगु के इतने शब्द मिलेंगे कि आप चकित रह जाएंगे। जी पर ये सब तभी होगा जब आप वह पाठ आपको नैतिकता के लिए प्रेरित करे। जी, इसमें तो सर ये भी है ना कि कुछ चीजें तो भाषाएं एक दूसरे से सहज रूप से स्वीकार करती हैं, और कुछ खास तौर से हिंदी और अंग्रेजी के साथ ऐसा भी होता गया है कि इतना ज्यादा अंग्रेजी और हिंदी एक दूसरे के अंदर इतना ज्यादा इस्तेमाल होने लगा है अब मिला जुला के, कि कई बार लोगों को लगता है कि ठीक है, इसको लिप्यंतरण ही करके छोड़ दो, इसको ट्रांसलेट करने की क्या जरूरत है, लोग समझ ही जाएंगे। तो जो बोलचाल में आ गया है वो लिखित रूप में भी आ ही जाए हमेशा, या आ ही जाना चाहिए, और उसके नाम पे आप अपनी भाषा के शब्दों को छोड़ते चले जाएंगे, तो उसके फिर अपने खतरे भी हैं कि अपनी ही भाषा का जी संभवतः जी, सही ह्रास सही भी सही होते हुए हम देखते हैं। सही कह रही हैं आप। जो सवाल उठा भी रही थी कि लोगों को पढ़ने की जरूरत है, अब भाषा के क्षेत्र में काम करने वाले हम आप जैसे लोग जो हैं, भाषा हमारी जिम्मेदारी भी तो है। जी बिल्कुल। अब देखते देखते आप देखिए कि आने वाले समय में आप हमारी आपकी जो अगली पीढ़ी, दूसरी तीसरी पीढ़ी होगी, वे पूछा करेंगे कि कवर्ग का पंचमाक्षर कैसा होता है। जी वो गायब हो गया, बिल्कुल। चंद्रबिंदी गायब हो गया। हम्म। हंस तैर रहा है और मैं हंस रहा हूं में कोई फर्क नहीं है, दोनों जगह हंस है। जी बंटी और बटी, दोनों में कोई आपको अंतर नहीं दिखेगा। तो जी ये सारे काम इसलिए होने लगे हैं कि काम चलाऊ वाली जो एक प्रवृत्ति विकसित हुई कि 400 साढ़े 400 शब्दों में ये टेक्स्ट एसएमएस जो किया जाता है, स्मॉल मैसेज क्या उसका नाम है, ये जी सुयस जानेंगे बेहतर, आप जानती होंगी बेहतर, कि ये जो मोबाइल की भाषा में हमारी पीढ़ियां जो ललायित होकर उसकी तरफ दौड़ रहे हैं। क्लास में भी मैं अक्सर कहता हूं कि 450 500 शब्दों में ये जो मुनिरका बाजार में जो साग बेचते हैं और जो भुट्टा बेचते हैं, उनका भी काम चल रहा है। और नाम लेना वाजिब नहीं होगा, बड़े बड़े जो धना सेठ सब हैं, जो देश और दुनिया को चलाने वाले जो बड़े बड़े जमींदार सब हैं, उनका भी काम 450 500 शब्दों में चल जा रहा है। आप कुल मिलाकर जितना भी मैनुअल है, ये सब हीरो होंडा इस सब का, इसको देख लीजिए आप, कुल मिलाकर जी शब्द की गणना शुरू करेंगे 500 से अधिक शब्द उनके पास नहीं है। मगर हम लोग जो भाषा में काम कर रहे हैं, इनका काम 500 शब्दों से नहीं चलेगा, कम से कम हमें 15-20 हजार शब्द तो चाहिए। अब जी 15-20 हजार शब्द भी हमारे पास नहीं है, तो फिर हम अनुवाद करने कैसे बैठ जाएंगे। सही हम बात। यदि पुष्प और सुमन में अंतर नहीं समझेंगे, दोनों एक नहीं है, ये पर्याय किसी भी शब्द का पर्याय नहीं होता, जी वह निकटतम अर्थ ध्वनित करता है। पुष्प और सुमन एक शब्द नहीं है। जी ये अर्थों को देखने की जरूरत है। तो जी इसमें तो करेंगे आगे और सर, बहुत बहुत बात। लंबा समय हो गया है, मुझे लगता जी है हमें जी जी रोकना चाहिए अब। जी जी आपने इतना विस्तार से तमाम सवालों के जवाब दिए हैं कि मुझे कहीं बीच में आपको इंटरप्ट करने का मन नहीं कर रहा था, और हम लोग करीब 1.5 घंटे से ज़्यादा इस बातचीत को कर रहे हैं। हाँ, पर तो मुझे अब लगता है कि समाज, ये सोसाइटी में अनुवाद अध्ययन और अनुवाद को लेकर इसकी बड़ी जरूरत है कि ये जागृति हो।
कदाचित आप इसको तो ये पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पर भी देंगी ना? जी, बिल्कुल, ये प्लेटफ़ॉर्म ये फ़ेसबुक पे इस वक़्त लाइव हो रहा है सर, जो ओके, लोग ओके। कमेंट कर रहे हैं, वो फ़ेसबुक लाइव पे कमेंट कर रहे हैं। हम इसको यूट्यूब पे हाँ, भी अपलोड कर देंगे, तो ये यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल रहेगी पूरी बातचीत। और मुझे हुँ, लगता है कि अभी भी कई सारी ऐसी बातें हैं, जो संभवतः और इस डिस्कोर्स को और खोलने में मदद करेंगी, क्योंकि ख़ास तौर से अनुवाद अध्ययन के बारे में जानकारी बहुत कम है लोगों के बीच में और मुझे लगता है कि इसको एज अ डिसिप्लिन ट्रांसलेशन को समझना क्योंकि हम लोग मेरी जानकारी में अधिकांशतः लोग अनुवाद करने वाले तो आते रहे हैं लेकिन अनुवाद को पढ़ के अनुवाद करने वाले या अनुवाद अध्ययन को एक डिसिप्लिन के तौर पे पढ़ाने वाले लोगों के साथ में और इस विषय के बारे में भी आप बता रहे कि 35 यूनिवर्सिटीज में अभी पढ़ाया जा रहा है तो मुझे लगता है कि इसके बारे में और जानने और समझने की जरूरत है और काफी सारे इतिहास की भी और सिद्धांतों की भी और व्यवहार की भी बहुत सारी बातें आपने की हैं, जो हम लोगों को के लिए बहुत मीनिंगफुल है। तो आज आपने ये समय दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। कुछ लोगों के प्रश्न संभवतः छूट रहे हैं, तो सर आप भी अगर फ़ेसबुक लाइव पे देखेंगे और आपको लगता है कि आप रिस्पॉन्ड करना चाहें, तो आप इन नहीं, क्वेश्चंस को नहीं। रिस्पॉन्ड कीजिएगा और हम मैं फिर कभी बात मैं किसी सोशल मीडिया पर नहीं हूँ, इसलिए जी, किन्हीं के सवाल का जवाब तो या तो मैं टेलीफ़ोन से दे सकता हूँ या ईमेल के द्वारा दे सकता हूँ। मैं किसी भी जी। सोशल मीडिया पर नहीं हूँ या फिर आपके ज़रिए दे सकता हूँ। तो हम आपके आप साथ ये सवाल शेयर करेंगे और फिर इनका जी, रिस्पॉन्सेज़ जी, आपसे जी। लेके और शेयर करेंगे लोगों के साथ में। आपने ये अवसर दिया, आपका और सुनने वालों का बहुत-बहुत आभार। नमस्कार। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया सभी साथियों का जो जुड़े रहे हमारे साथ बातचीत में। बहुत-बहुत धन्यवाद।